गुड मॉर्निंग गाइज। यस वी आर लाइव। जल्दी से आप सब लाइव आ जाइए, फिर हम डिस्कस करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे आपके रीट एग्जाम के लिए ओनली 45 डेज बचे हैं। तो इस 45 डेज में आप अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। आप में से दो तरह के बच्चे होंगे, एक जिनका सारा सिलेबस तैयार होगा, उन्हें सिर्फ रिवीजन करना है। दूसरे वो बच्चे होंगे जिन्होंने शायद अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन दोनों बहुत अच्छे तरीके से 45 डे में रीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किन टॉपिक पे हमें ज़्यादा पढ़ना है, किन टॉपिक पे कम पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को छोड़ दें, किस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा पढ़ना है जहाँ से हम नंबर को स्कोर कर सकते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल में नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, मेहनत करते रहिए। और रीट एग्जाम सिर्फ आपकी पात्रता परीक्षा है, लेकिन आपको इस आधार पर नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके बाद आपको क्या करना है, मेन एग्जाम देना है, उस पर बहुत मेहनत करनी है और काफ़ी टॉपिक सेम है। अगर उन टॉपिक को आप यहाँ पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए अच्छे से मेहनत करिए। तो चलिए, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी चीज़ को क्रैक करना है तो उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। हमें मंजिल तो पता होनी चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, तभी तो हमें रास्ता पता चलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करिए और कभी भी हार नहीं माननी। लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी कोई आपसे ये ना कहे कि आपने हार मान ली। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक कोशिश करनी है। अगर सफल ना भी हुए ना तो भी क्या होगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और रीट का एग्ज़ाम तो 45 डे में बहुत अच्छे तरीके से निकाला जा सकता है, बहुत अच्छे नंबर से। तो चलिए डिस्कस करते हैं रीट के कुछ सिलेबस। जैसे आपको लैंग्वेज फर्स्ट जिसने हिंदी ली उनका सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट पूछेंगे, एक तो आपका अपठित गद्यांश पूछेगा, अनसीन पैसेज। लेकिन अनसीन पैसेज में क्या होता है, उससे रिलेटेड ग्रामर के क्वेश्चन पूछता है। जैसे अनसीन पैसेज का कोई शब्द होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, इसका समानार्थी क्या होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी होंगी। पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द त्रुटि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। बस सोच रहे होंगे तो बहुत सारे टॉपिक है, इन सारे टॉपिक की मैं वीडियो बना चुकी हूँ, कुछ टॉपिक के कुछ बाकी उनको बना दूंगी। और हर टॉपिक की ट्रिक होगी, जिस ट्रिक से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ लीजिए 10 मिनट में आप सारे समास पहचानने लगेंगे कि अव्ययभाव समास कौन सा है, तत्पुरुष समास कौन सा है। चलिए एक ट्रिक आपको समझाती हूँ यहाँ पे। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव वो समास होता है जिसका पहला पद अव्यय होता है। अगर आप इस अव्यय को हटाकर किसी दूसरे में लगा दें तो कोई एक नया शब्द बन जाए तो 100% वो अव्ययभाव समास होता है। जैसे आपका दिया हुआ है परि, एक उपसर्ग होता है। अब परि उपसर्ग को आपने हटाया, इसके क्या बन सकता है, परिवार बन सकता है ना, परिसर्ग बन सकता है। तो कैसा उपसर्ग है, अव्ययभाव समास। ऐसे बहुब्री की होती है, द्वंद्व की होती है, कर्मधारय की होती है, उसको अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। संधि की भी बहुत अच्छी सब ट्रिक से आसानी से तैयार किया जा सकता है, क्योंकि आपको कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो लिखना नहीं है कि आपको सब कुछ बताना होगा, आपको तो सिर्फ गोला भरना है और हमें सिर्फ एग्जाम में अच्छा स्कोर करना उद्देश्य है। ठीक है, अब इसके गद्यांश के साथ साथ कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। रेखांक के अर्थ को स्पष्ट करो, वचन, काल, लिंग, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाइए। वचन से क्वेश्चन आएगा, काल से आएगा, रेखा लिंग से आएगा, पर्यायवाची से आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द से आएगा, विलोम से आएगा। इनको एक एक दिन में एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर दीजिए। वाक्य रचना, वाक्य प्रकार क्या होते हैं, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह अभी मैंने परसों ही आपको पूरा पढ़ा दिया है। भाषाई कौशल, कौन कौन से भाषा कौशल विकास होते हैं,
और भाषा कौशल के बारे में विनय मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोला, वाइगोत्स्की ने क्या बोला, चोम्स्की ने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अभी मैं अपनी तरफ से पूरा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप सबके कमेंट आ रहे हैं लेकिन अभी मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं अपने तरीके से पूरे सिलेबस को आपको समझा दूँ और सारी स्ट्रेटजी बता दूँ, फिर आपके जो भी कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब जैसे बहुभाषी माध्यम क्या होते हैं, एनसीएफ में किस तरह से शिक्षण पर बल दिया गया है, त्रिभाषा फार्मूला क्या होता है, मातृभाषा पर कब शिक्षण देनी है, अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के। इसके बाद भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, सतत व समग्र मूल्यांकन जो सीसी है ये कैसे करने हैं, सीसीई से समझ लीजिए आपके टेट के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हिंदी पेडागोजी में भी क्वेश्चन पूछता है इससे, इंग्लिश पेडागोजी में भी, आपकी सीडीपी में तो पूछता ही है, और कभी कभी ईवीएस पेडागोजी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ लीजिए अगर आपने सीसी तैयार कर लिया तो कम से कम 5 नंबर आपके तैयार हो गए। और जो भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे, लेकिन कठिनाई का स्तर कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तकों का होगा, इसलिए पेपर का लेवल अच्छा होगा। इसलिए आपको अच्छे पढ़ने हैं और कैसे ट्रिकी पढ़ाई करनी है, स्मार्टनेस के साथ पढ़ाई करनी है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी का सिलेबस तो आप देख लिए, अब सबसे पहले आप मैथ का सिलेबस देखिए। बहुत सारे बच्चों को मैथ से डर लगता है, लेकिन सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका मैथ, हिंदी और सीडीपी, ये सबसे अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। ये समझ लीजिए सीटेट में मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 30 में 30 नंबर्स आए हैं, मैथ में 30 में 29, 28 ऐसे नंबर आए, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग होता है और बहुत कम सिलेबस होता है इनका। और जैसे सीडीपी होता है सिलेबस ब्रॉड होता है, लेकिन उसके निश्चित पॉइंट होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए सारी चीज़ें हम आसानी से डिस्कस करेंगे। मैथ में पहला क्या, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, स्थानीय मान और भारतीय मुद्रा। और जो सिंप्लीफिकेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपके जोड़ गुणा भाग की सारी चीज़ें आएंगी, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भिन्न की अवधारणा आएंगी, कौन सी भिन्न कैसी होती है, मिश्रित भिन्न कौन सी होती है, उचित भिन्न कौन सी होती है, इनकी कंपैरिजन, इस तरीके आपको क्वेश्चन जैसे दे देगा 1/3, 4/5, 6/7। इसमें कह देगा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या पूछ लेगा सबसे बड़ी और छोटी भिन्न का अंतर बताइए, सबसे बड़ी और छोटी भिन्न का गुणनफल, या इनको आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम। बस इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक नियम और औसत के क्वेश्चन पूछेगा, लाभ हानि से क्वेश्चन पूछेगा, और साधारण ब्याज से। इसके साथ ही आपके एचसीएफ एलसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं लाइन कर रही हूँ इनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के पहले तो आपको सिलेबस, दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत अच्छा एनालिसिस करना चाहिए, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हो और किस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपने ये सारा एनालिसिस कर लिया तो आप खुद अपने एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हैं। मैं वही आपको सिलेबस का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके बता रही हूँ किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकता है। गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति पाठ्यक्रम, गणित की महानता, गणित की भाषा, समुदाय गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, ये पेडागोजी का टॉपिक होता है। 15 से 20 मिनट का सिर्फ टॉपिक है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे गणित की प्रकृति कैसी होती है, कई बार पूछेगा लड़कियां गणित पे कमजोर होती है, क्या सत्य? बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि लिंग का गणित सीखने से कोई संबंध नहीं होता, परिवार की पृष्ठभूमि का कुछ संबंध नहीं होता, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन बनता है गणित की भाषा का समुदाय में कैसे प्रयोग करते हैं। अब जैसे आप शॉपकीपर से सामान लेने जाते हैं तो अगर गणित नहीं आती तो आपको कैसे पता चलता है कि इतने का सामान लिया इतना वापस। इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। मैं आपको सारे एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक काम कर लीजिएगा, जितना पढ़ाऊँ उतना नोट्स बना के तैयार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आप रीड के एग्जाम के बाद इसी वीडियो में कमेंट करिएगा कि आपको कितनी हेल्प मिली है। इसके साथ क्या होता है, औपचारिक अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन कैसे करने, पोर्टफोलियो क्या होता है, शिक्षण अधिगम क्या होता है,
निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इसके साथ आगमन विधि और निगमन विधि का कब प्रयोग करते हैं, ये सब क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। यहाँ भी वही बात बोलेगी, जो पाठ्यपुस्तकों का लेवल होगा कक्षा 1 से 10 तक की पाठ्यपुस्तक का लेवल होगा। क्लियर। अब आपकी सेकेंड लैंग्वेज अगर आपकी इंग्लिश है तो उसका क्या होगा, अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है तो उसका मैंने सिलेबस आपको टेलीग्राम में डाल दिया है और उसका एक वीडियो में पहले बना चुकी हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा। पहली बात अनसीन प्रोज पैसेज से आएगा, डिवाइस सब्जेक्ट वर्ग इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनसीन पोयम से क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ ही आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर स्पीच बोले तो अलंकार, उसको पहचानने से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे किसमें पर्सोनिफिकेशन है, सिमली है, मेटाफोर है, रैम्स है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है, कॉमन इडियम्स क्या होती है, कुछ फ्रेज से लिटरली टर्म से क्वेश्चन पूछता है। सोनेट से क्वेश्चन हर बार आता है, इस ड्रामा से भी कभी कभी आ जाता है। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स के बारे में, इसमें क्या होता है बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछेगा कितनी वॉवेल साउंड है, तो बच्चे लगाते हैं कितने वॉवेल है, वहाँ पे वॉवेल नहीं पूछ रहा, कॉन्सोनेंट नहीं पूछ रहा, वो वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड पूछता है। इसका एक वीडियो लेके सारी चीज़ों को आसानी से कवर अप कर देंगे। ठीक। अब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होते हैं, इंग्लिश को पढ़ाने की जो सिखाने के कुछ अप्रोच होते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, ग्रामर कम अप्रोच, ये सारे कुछ प्रमुख अप्रोच हैं। इन सब के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। डिफ़िकल्टीज, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा क्या होता है, मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषिकता क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट में सब कवर किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आपकी रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग का टाइम पीरियड क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग का यूज कब करते हैं, रेमेडियल टीचर के टर्म क्या होते हैं, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब अगला हमारा जो सिलेबस है कि आपको सीडीपी का सिलेबस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम सीडीपी पढ़ते हैं उनको डर भी लगता है। पहला आपका बाल विकास में वृद्धि और विकास की संकल्पना क्या होगी, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने कारक क्या होते हैं, वृद्धि क्या होते हैं, विकास क्या होते हैं, इसके प्रमुख नियम कौन कौन से होते हैं, मस्तोन्मुखी विकास का नियम, क्रमिक विकास का नियम, ये सारे इंपॉर्टेंट नियम हैं जो बहुत आसानी से डिस्कस कर लेंगे। वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका, वाटसन ने क्या बोला था, जेवी गिलफोर्ड ने क्या बोला था, कौन से वंशानुक्रम की भूमिका होती है, वातावरण की क्या भूमिका होती है, इनमें क्या समानताएं होती हैं, क्या विभिन्नता होती हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे सांगीतिक बुद्धि किसमें पाई जाती है, भाषाई बुद्धि किसमें पाई जाती है, एलआईसी का एजेंट होता है उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि किसमें पाई जाती है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अभी तो हम एक शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। अधिगमकर्ताओं की समझ, अधिगमकर्ता में कौन कौन से समूह आते हैं, सृजनशील बालक, वंचित बालक, विशेष बालक, फिर इन सबको समावेशी शिक्षा कैसे देनी है, समावेशी विद्यालय क्या होते हैं, एकीकृत विद्यालय क्या होते हैं, कुछ प्रमुख संस्थान होते हैं जैसे दृष्टिबधिर का क्या संस्थान है, मूकबधिर का क्या संस्थान है, अस्थि विकलांग के लिए कौन सा संस्थान है, इसका मुख्यालय क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अधिगम क्या होता है, अधिगम की संकल्पना क्या है, अधिगम का सिद्धांत क्या है, और इसके साथ ही अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्या होता है, अधिगम में इसकी क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, और एनसीएफ 2005 में क्या बोला गया है, आकलन क्या होता है, मापन मूल्यांकन क्या होता है, मापन कैसा होता है, गुणात्मक की होता है कि मात्रात्मक होता है, मूल्यांकन कैसा होता है, मूल्यांकन कितने बच्चों को होता है, मापन कितने बच्चों को होता है, सारे पॉइंट हैं। इसके साथ ही आपका क्या होता है सतत मूल्यांकन। देखिए अभी मैंने आपको बताया था सीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिक्षा का अधिकार आरटीए एक्ट जो 2009 का आया था, इसमें टीचर्स की क्या भूमिका होती है, उसके क्या कर्तव्य होते हैं, आरटीए में टीचर्स की भूमिका के बारे में क्या बोला गया था, और अभी जो नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब आपका ईवीएस का टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक आपका परिवार, फैमिली। फैमिली के अंतर्गत क्या आएगा, आपसी संबंध कैसे होते हैं, एकल परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, ये सब
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वस्त्र और आवास दूसरा टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है आपका व्यवसाय। आपके आसपास कौन कौन से व्यवसाय हो सकते हैं, इसके लिए आप एनसीईआरटी को कवर करके आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले तो क्लासेस चलेंगे और साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट पिक दिख जाएंगे जो एनसीईआरटी की पिक होगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। हमारी सभ्यता और संस्कृति, अब इसमें क्या करना है आपको, अगर आप राजस्थान के हो तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी, अगर आपको राजस्थान की नहीं है तो इस चैप्टर को थोड़ा डीप पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें राजस्थान की प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, वहाँ की चित्रकला क्या है, वहाँ के पर्यटन स्थल क्या है, राजस्थान की विरासत क्या है, वहाँ के कौन कौन से लोक देवता, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। परिवहन व संचार के साधन क्या है, इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अपने शरीर की देखभाल, इसमें समझ लीजिए शरीर के जो प्रमुख भोजन होता है, भोजन के पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, कौन से रोग कैसे हो जाते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। फ्लोरीन की कमी से क्या होगा, मैग्नीशियम की कमी से क्या होगा, विटामिन ए की कमी। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में डिस्कस की जाएंगे। सजीव जगत, जितनी भी सजीव जगत है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जल क्या होता है, जल के प्रमुख गुण क्या होते हैं, जल प्रबंधन कैसे करते हैं, राजस्थान में कैसे जल का प्रबंधन करते हैं, हमारी पृथ्वी और आंतरिक सौर परिवार के बारे में और भारत के प्रमुख आंतरिक क्षेत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्वतारोहण क्या होता है, कौन प्रमुख भारत की पर्वतारोही महिला है, एनसीईआरटी में सब चीज़ों का उल्लेख है, अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद ही आपको ईवीएस शिक्षा शास्त्र, इसमें 2-3 पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पर्यावरण की शिक्षा किस तरह से दी जाती है, एकीकृत पाठ्यक्रम से। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, पर्यावरण शिक्षण में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, इसके साथ कौन कौन सी शिक्षण सामग्री होती है, और पर्यावरण शिक्षण में मूल्यांकन कैसे करते हैं, फिर आईसीटी का क्या योगदान होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने रीड के पूरे सिलेबस को डिस्कस कर लिया। अब आपको रीड के सिलेबस में कोई भी कंफ्यूजन हो तो या तो आप अभी कमेंट कर दीजिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में बाद में कमेंट कर दीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चन का डाउट मैं दे दूँगी। और बस अब आप अच्छे से 45 डेज का यूटिलाइज करने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छे से क्लासेस लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।